हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम मर्डरर रिपोर्ट मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सायंजू को देखते हैं, जो अपने दोस्त के साथ कार में थी। वो दोस्त एक पुलिस ऑफिसर था और उन दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता था। इस व्यक्ति का नाम सांगू है। इस वक्त काफी तेज बारिश हो रही थी और हमें पता चलता है कि सायंजू की एक बेटी भी है जिसका नाम जेरिन है और वो मिडिल स्कूल में पढ़ती है। सायंजू उसके लिए काफी चिंतित थी क्योंकि वो छाता लेकर नहीं गई थी। सांगू कहता है कि वो मिडिल स्कूल में है और खुद को संभाल लेगी। तब सायंजू बताती है कि कुछ समय से रिन यानी जेरिन काफी अजीब बर्ताव कर रही है। वो हमेशा दुखी रहती है, सायंजू से ठीक से बात नहीं करती और एक दिन उसने उसके बैग में एक रेजर देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रेजर उसके पास क्या कर रहा था। तब सांगू कहता है कि क्या होगा अगर वो उससे बात करे। यहाँ सायंजू उस कातिल से मिलने के बारे में सोच रही थी। सांगू पूछता है कि क्या वो सच में ऐसे किसी से मिलेगी, क्या उसे डर नहीं लग रहा। सायंजू कहती है कि डर तो लग रहा है, क्योंकि अगर उसने फेक रिपोर्ट तैयार की तो उसकी नौकरी जा सकती है। लेकिन उसे यह भी लग रहा था कि क्या होगा अगर ये बात सच निकली। सांगू कहता है कि अगर ऐसा है तो वो उसे पहले ही अरेस्ट कर लेगा। सायंजू को उस कातिल का इंटरव्यू लेना ही था, क्योंकि कंपनी उसे लगभग फायर करने वाली थी। कातिल ने उससे कहा था कि 3 दिनों के भीतर वो किसी को खत्म करेगा, और वो भी आधी रात को। लेकिन अगर वो उसका इंटरव्यू लेती है तो वो उसे उस इंसान को बचाने का एक मौका देगा। सायंजू सच में उस व्यक्ति को बचाना चाहती थी। इंटरव्यू एक होटल में होने वाला था। सांगू और सायंजू मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो उस होटल में जाती है जहां कुछ काम चल रहा था और सीसीटीवी कैमरे हटाए जा रहे थे। रिसेप्शनिस्ट बताता है कि ये कैमरे फिक्स किए जा रहे हैं। सायंजू रूम नंबर 217 का की कार्ड मांगती है। वो लिफ्ट में उस कार्ड की एक कॉपी बनाती है और उसे लिफ्ट में ही गिरा देती है, ताकि सांगू उसे उठाकर कमरे तक पहुंच सके। उनका प्लान ये था कि सांगू 217 के ठीक नीचे वाले कमरे में रहेगा और वहां से सायंजू से बात करेगा। कुछ समस्या होने पर वो डुप्लीकेट कार्ड से अंदर आ जाएगा। सायंजू ने हिडन कैमरे भी लगाए थे। कुछ देर बाद कातिल कमरे की बेल बजाता है। वो बिल्कुल सही समय पर आया था। सायंजू दरवाज़ा खोलती है और उसके सामने वो कातिल खड़ा था, जो देखने में बिल्कुल भी कातिलों जैसा नहीं लग रहा था। वो बहुत विनम्रता से पूछता है कि क्या वो अंदर आ सकता है। कातिल पूछता है कि क्या उसे ये कमरा पसंद आया। दरअसल ये रूम कातिल ने ही बुक किया था। वो बताता है कि इसे एक मॉडर्न आर्टिस्ट रूथ मैकविल्डर ने डिज़ाइन किया है। वो खिड़कियां बंद कर देता है और कैमरे के सामने बैठ जाता है। वो सायंजू से कहता है कि उसे इस तरह ना देखे, उसे शर्म आती है। पूछताछ शुरू होती है। सायंजू कहती है कि उसने जितने खून का दावा किया है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सबूत न बचा हो। उसे लगने लगता है कि ये कोई प्रैंक है। तभी कातिल अपने फोन में कुछ वीडियो दिखाता है जिसमें वो खुद विक्टिम्स को खत्म कर रहा है। ये देखकर सायंजू की हालत खराब हो जाती है। वो समझ जाती है कि ये आदमी सच में खतरनाक है। सायंजू रिकॉर्डिंग ऑन करती है और उसकी पहचान पूछती है। कातिल कहता है कि ये जरूरी नहीं कि वो कौन है, बस उसका चेहरा कैमरे में दिखना काफी है। सायंजू पूछती है कि उसने 11 लोगों को क्यों मारा। वो बताता है कि वो एक डॉक्टर है और उसने जिन्हें मारा है वे ट्रीटमेंट के दौरान खत्म हुए। वो कहता है कि उसने समाज को पवित्र करने के लिए नहीं, बल्कि मेडिकल ट्रीटमेंट के उद्देश्य से ये खून किए। वो रिवील करता है कि वो एक प्रोफेशनल साइकाइट्रिस्ट है और जिन लोगों को उसने खत्म किया वे कैंसरस ट्यूमर थे। सायंजू समझ जाती है कि जिन लोगों को उसने मारा वे उसके पेशेंट्स को मानसिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे थे। कातिल कहता है कि उसे खुद को दिखाने का एक मौका चाहिए था। कातिल उससे पूछता है कि क्या ये इंटरव्यू सीक्रेट है। सायंजू झूठ बोलती है कि हाँ, ये सीक्रेट है। हालांकि सांगू नीचे वाले कमरे में बैठा था। कातिल उस पर विश्वास कर लेता है। वो बताता है कि उसने सायंजू को इसलिए चुना क्योंकि वो काफी शार्प और बहादुर है। सायंजू उस विक्टिम के बारे में पूछती है जिसे वो बचाने आई थी। कातिल बताने से मना कर देता है। सायंजू उठ खड़ी होती है और मेमोरी कार्ड वहीं छोड़ देती है। तब कातिल कहता है कि वो विक्टिम को अभी भी मार सकता है, लेकिन जब तक ये इंटरव्यू चलेगा उसकी जान बची रहेगी। सायंजू पूछती है कि वो अपने विक्टिम्स को इतनी बुरी तरह क्यों मारता है। कातिल एक कहानी सुनाता है। एक महिला की शादी 29 साल की उम्र में हुई और वो प्रेग्नेंट हो गई। एक दिन पार्किंग लॉट में एक गुंडे ने उसके साथ गलत काम किया। ये बात उस महिला के मन में ट्रॉमा बन गई। बच्चे के जन्म के बाद उस महिला को लगा कि उसके बच्चे की आंखें बिल्कुल उस गुंडे जैसी हैं। वो अपने बच्चे को स्वीकार नहीं कर पाई और एक दिन अपने बच्चे के साथ खिड़की से कूदकर जान दे दी।
सबसे खतरनाक ट्विस्ट ये था कि वो महिला खुद कातिल की पत्नी थी। डॉक्टर होने के बावजूद वो अपनी पत्नी का भ्रम दूर नहीं कर पाया। जिस अपराधी ने ये जुर्म किया था, उसे सिर्फ 4 साल की सजा हुई और वो जेल से बाहर निकलते समय हंस रहा था। कातिल ने उसे तड़पा तड़पा कर मारने के लिए ह्यूमन टॉर्चर पर काफी रिसर्च की, लेकिन वो अपराधी जेल में करंट लगने से मर गया। उसे जरा भी दर्द नहीं हुआ, जबकि वो बहुत दर्द डिजर्व करता था। इसके बाद उसने एक मेंटल हेल्थ क्लिनिक खोला। उसके पास एक व्यक्ति आया जिसकी पत्नी की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी और उसका बेटा कोमा में था। वो व्यक्ति उस एक्सीडेंट करने वाले शख्स से बदला लेना चाहता था। यहाँ कातिल ने पहली बार किसी को मारा। उसने उस अपराधी को बेहोश किया और एक बड़े क्रॉस पर लिटाकर मार दिया। उसने इसका वीडियो बनाकर उस व्यक्ति को दिखाया, जो उसे देखकर खुश हुआ। कातिल कहता है कि वो अपने पेशेंट्स के दर्द को कम करने के लिए उनके अपराधियों को सजा देता है। वो लोगों को हिप्नोथेरेपी देता है ताकि वे अपने अपराधी को सजा पाते देख उसे नॉर्मलाइज कर सकें। कातिल उसे एक सिक्का दिखाता है और सायनजू को हिप्नोटाइज कर देता है। हिप्नोटाइज होने के बाद सायनजू सब कुछ सच बताने लगती है। वो बताती है कि पिछले 6 महीने से उसकी बेटी उससे ठीक से बात नहीं करती और शायद वो अपने पिता के साथ रहना चाहती है। वो अपनी बेटी को स्वार्थी यानी सेल्फिश समझने लगी थी। सैंगू उसे ईयरफोन के जरिए बताता है कि ये आदमी उसे वश में कर रहा है। वो सायनजू को स्टन गन यानी झटका देने वाली बंदूक इस्तेमाल करने को कहता है। सायनजू होश में आती है और इंटरव्यू बंद करने को कहती है। वो उस विक्टिम का नाम पूछती है। तभी कातिल खुलासा करता है कि उसे पता है कि नीचे वाले कमरे में कौन बैठा है। सैंगू हैरान रह जाता है। सैंगू के कमरे के फोन पर कॉल करता है, जिससे एक गैस रिलीज होती है और सैंगू सो जाता है। कातिल सायनजू की ओर बढ़ता है। सायनजू उसे स्टन करने की कोशिश करती है, लेकिन कातिल उसका हाथ पकड़कर खुद उसे ही स्टन कर देता है। जब सायनजू की आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। सैंगू को भी बांध दिया गया था। यहाँ कातिल बताता है कि ये इंटरव्यू उसके बारे में नहीं बल्कि सायनजू के बारे में है। वो उसे आज़ाद कर देता है। वो सायनजू के अतीत के बारे में पूछता है। 1 साल पहले मिनसाक नाम के एक आदमी ने सायनजू से संपर्क किया था। वो फाइनेंस टीम का हेड था और उसके पास एक इंटरनल इन्फॉर्मेशन यानी आंतरिक जानकारी थी। उसने दावा किया था कि 10 साल पहले एक ड्रग डेवलपमेंट के दौरान जहरीला कचरा गैर कानूनी तरीके से नदी में बहाया गया था। इसमें राजनीतिज्ञों को रिश्वत दी गई थी। मिनसाक के पास इसके सबूत थे। सायनजू ने वे सबूत अपने घर में छिपाए थे, लेकिन वे चोरी हो गए और उसी रात मिनसाक की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। सायनजू की कंपनी को मैसेज मिला था कि सायनजू ने सबूत चोरी किए हैं, इसलिए उसकी नौकरी खतरे में थी। सायनजू कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। कातिल उसे अपनी बेटी की कसम खाने को कहता है। वो कसम खाती है। कातिल जानता था कि वो बेगुनाह है। असली ट्विस्ट अब सामने आता है। कातिल बताता है कि सांगू को सायनजू की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वे सबूत किसी और ने नहीं बल्कि सांगू ने ही चोरी किए थे। सांगू एक भ्रष्ट अधिकारी था। अपराधियों ने सांगू को ब्लैकमेल करने के लिए एक लड़की के साथ उसकी नग्न तस्वीरें ले ली थीं। सांगू को प्रमोशन चीफ ऑफ डिटेक्टिव चाहिए था, इसलिए उसने सायनजू के घर से सबूत चोरी किए। ऐसा करते समय सायनजू की बेटी जेरिन ने उसे देख लिया था और सांगू ने उसके साथ बहुत ही घिनौना काम यानी असॉल्ट किया था। सायनजू पूरी तरह टूट जाती है। कातिल उसे फ़ोन देता है ताकि वो जेरिन से बात कर सके। जेरिन रोते हुए सब सच बताती है कि सांगू अंकल ने उसके साथ क्या किया। सायनजू को बहुत दुख होता है। कातिल उसे सांगू के पास भेजता है और एक बंदूक देता है। सायनजू सांगू पर बंदूक तानती है। सांगू अपना असली चेहरा दिखाता है और सायनजू को लात मारता है। वो कहता है कि वो सिर्फ फिजिकल रिलेशन के लिए उसके साथ था। सांगू बंदूक छीनकर कातिल को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूक खाली थी। कातिल ने जानबूझकर खाली बंदूक दी थी। इसी बीच सायनजू सांगू के पैर में एक इंजेक्शन लगा देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। कातिल सायनजू से कहता है कि वो जा सकती है, बाकी वो संभाल लेगा। सायनजू अपनी बेटी के पास जाती है और उसे बहुत पछतावा होता है। कातिल सांगू को एक जगह लेटाता है और कहता है कि उसे उतना ही दर्द सहना होगा जितना रिन ने सहा था। वो सांगू का प्राइवेट पार्ट काट देता है। अंत में दिखाया जाता है कि कातिल यानी यानहू रिन को थेरेपी दे रहा है ताकि उसका ट्रॉमा खत्म हो जाए। रिन पूछती है कि क्या वो आदमी उसके सपनों में फिर तो नहीं आएगा। यानहू कहता है कि अब वो कभी नहीं आएगा। सायनजू वहां आती है।
यानहू पूछता है कि क्या उसे भी ट्रीटमेंट चाहिए। सायंजू मना कर देती है क्योंकि वो अपनी बेटी की बात न सुनने का पछतावा ताउम्र महसूस करना चाहती थी। सायंजू पूछती है कि क्या वो डॉक्टर ठीक है, क्योंकि खून से सने हाथ धोना आसान नहीं होता। डॉक्टर सोच में पड़ जाता है। सायंजू अपनी बेटी के साथ चली जाती है। डॉक्टर अपने हाथों को देखता है और महसूस करता है कि हाँ, वो एक कातिल ही है। तभी उसे एक वेलफेयर सेंटर से कॉल आता है। एक और बच्चे के साथ गलत काम हुआ है और उसे उसका ट्रीटमेंट करना है। यानहू अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता है, जिसका मतलब है कि उसका ये काम जारी रहेगा। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।